अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है COPD। COPD जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये समझ भी नहीं आएगी। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखना ज़रा COPD का मतलब क्या होता है। COPD में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। C मतलब क्रोनिक है, ठीक है। O मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव है, P मतलब पल्मोनरी एंड D मतलब डिजीज़ ऑब्वियसली, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी डिजीज़ है, अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूँ, एक ऐसी डिजीज़ है जो कि लंग्स में, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू द लंग्स, जो कि लंग्स में होती है और लंग्स में क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ब्लॉकेज, है ना, ब्लॉकेज करती है ईयरवे को, जहाँ से ईयर जो है एंटर करता है हमारी बॉडी में, हमारी लंग्स में। ये जो ईयरवे होती है हमारी बॉडी, ये जो लंग्स में ईयर ले जाती है, ठीक है। तो इसको जो क्या करती है, ब्लॉकेज करती है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाती है, ठीक है। और इस ऑब्स्ट्रक्शन को लाने में इसको चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए क्रोनिक है। इस कंडीशन को होने के लिए बहुत ज़्यादा, इस कंडीशन को डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए जो है इस कंडीशन को क्रोनिक कहा गया। तो ये क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब डेफिनेशन पे अगर मैं देखूँ, इसकी डेफिनेशन जो है बहुत आसान है, ठीक है। पहली चीज़ की इसको जो है यहाँ पे याद रखना है, इसको COLD भी कहा जाता है, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है ये एक ऐसी डिजीज स्टेट होती है, क्या होती है, एक ऐसी डिजीज स्टेट होती है जिसमें एयर फ्लो जो है लिमिट हो जाता है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ COPD इज़ अ डिजीज कंडीशन, क्या है, इज़ अ डिजीज कंडीशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन, एयर फ्लो लिमिटेशन। क्या हो जाता है इसमें, एयर फ्लो जो है लिमिट हो जाता है। वो कैसे होता है हम देखने वाले सारी चीज़ें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की वो जो लिमिटेशन होती है, दैट लिमिटेशन इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल। उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हम सिम्टोमेटिक मैनेज दे सकते हैं, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कम करा सकते हैं, जो ये ऑब्स्ट्रक्शन लाती है उसको थोड़ा कम करा सकते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेज करा सकते हैं MDI देके, मेडिकेशंस देके, ऑक्सीजन थेरेपी देके, लेकिन इस कंडीशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये होता है COPD, ठीक है। इसमें हम 2 डिजीजेस पढ़ते हैं। पहला होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, CB लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें जो है एम्फाइसीमा। क्या होता है, एम्फाइसीमा। अब हम इसको जो है जाने वाले हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा है, ये ऐसी चेंजेस लाती हैं हमारी लंग्स में, जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। दैट कैनॉट बी रिवर्सड, है ना। ऐसी चेंजेस लाती है हमारी लंग्स में, दैट कैनॉट बी रिवर्सड, ठीक है। ये हो गया इसका। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, तो ये एस्थमा जो है, एस्थमा जो कंडीशन है, तो एस्थमा जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं किया जाता, क्योंकि एस्थमा जो है वो रिवर्सिबल कंडीशन होती है, मतलब कि उसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है दैट इज़ रिवर्सिबल। लेकिन COPD में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, इसीलिए एस्थमा को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। समझना यहाँ पे जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा में एक्चुअली होता क्या है। क्रोनिक मैंने बता दिया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है डेवलप होने में। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है जो ब्रोंकाई होती है, जो हमारे एयरवेज होती हैं, उनमें आइटिस हो जाना। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ब्रोंकाई में जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, अगर ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, दिखाई दे रहा है शायद आपको, रुको यहाँ बनाता हूँ मैं। अगर ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ठीक है, यहाँ पे एयर फ्लो जो है, ये मैं एयर फ्लो एरोज से एयर फ्लो दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल एयर फ्लो है। यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें वो नॉर्मली प्रेजेंट है, उनमें कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ये मसल्स हैं उनमें कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो एयरवे की ये मसल्स, स्मूथ मसल्स हैं, ये नॉर्मली प्रेजेंट है, इनमें कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्फॉर्मेशन हो गई तो क्या होगा, ये क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, क्या करेगी, उनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे जो है वो नैरो हो जाएगी, एयरवे नैरो हो जाएगी। और इसका ल्यूमिन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमिन इसको बोलते हैं, ल्यूमिन जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एयर फ्लो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। देखो कैसे होता है, देखो जैसे ये मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल कंडीशन थी। देखो अब क्या होगा, अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा पहले इन्फ्लेमेशन हो जाएगी अंदर की तरफ। देखो अंदर की तरफ इन्फ्लेमेशन हो गई, ये ल्यूमिन छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, मतलब कि एयरवे नैरो हो गई और इसका ल्यूमिन छोटा हो गया और एयर फ्लो जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यहाँ पे मसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। समझ आया। ये होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। मैं आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में कैसे क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखना एम्फाइसीमा की बात करते हैं। एम्फाइसीमा जो है इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई इफेक्ट होते हैं। देखना ज़रा, अगर मैं यहाँ पे ये नॉर्मल एल्वियोलाई बनाऊँ, ठीक है, ये जो एल्वियोलाई है ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, ठीक है। और ये जो है इसका, ये मैं बना रहा हूँ इसका एल्वियोलर वॉल, जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये क्या है, एल्वियोलर वॉल, ठीक है। और ये जो है ब्लैक से जो मैंने बनाया ये एल्वियोलाई है, क्या है,
एल्वियोलाई। ठीक है, अब देखना इसमें क्या होता है। नॉर्मल कंडीशंस में जब एयर एंटर करता है तो ये जो है, ये जो एल्वियोलर वॉल होता है ये अपनी जगह से इन्फ्लेट होता है, देखो यहाँ की तरफ चलता है। ठीक है, और जब ये एयर वापस चला जाता है यहाँ से, ठीक है, ये अपनी जगह वापस आता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब ऐसा होता है तो यहाँ पे होता है कि इलास्टिसिटी, इसी को बोलते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो यहाँ पे नॉर्मल है और एल्वियोलाई जो है वो इंटैक्ट है, कोई भी डैमेज नहीं होता। लेकिन एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या होगा, एल्वियोलर वॉल डैमेज होगा। क्या होगा, एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज होगा। ठीक है, अब डैमेज इन द सेंस क्या होता है, डैमेज का मतलब है कि एल्वियोलाई की जो इलास्टिसिटी है, एल्वियोलाई की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी जैसे ही लॉस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका वॉल जो है डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा, ये अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करता है। ठीक है, और इलास्टिसिटी लूज़ होने से क्या होगा, जो एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलाई है वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाइपर इन्फ्लेट, मतलब फैल जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये एयर एंटर करता है ये यहाँ तो चला जाता है, यहाँ तो चला जाता है, लेकिन चूंकि इसका एल्वियोलर वॉल, देखना जरा कैसे, देखो जब ये यहाँ पे था, ये एल्वियोलर वॉल जो ये डैमेज होता है, ये मैं मिटा रहा हूँ ना यहाँ से, देखो ये मैं रब कर रहा हूँ, ये मतलब होता है कि ये डैमेज हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इसको अपनी जगह वापस ला रहा था, ये अब देखो जैसे एयर एंटर करेगा ये क्या करेगा, स्वेल करेगा, ये क्या करेगा, इन्फ्लेट करेगा। ठीक है, लेकिन अब एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि ये वॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब ये इसको अपनी जगह पे वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि इलास्टिसिटी लॉस हो चुकी है। अब ये वहीं पे रहेगा। अब अगर ये वहीं पे रहेगा, जो एक्स्ट्रा एयर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, एयर आया और यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, एयर ट्रैप हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द एल्वियोलाई से क्या हो गया, एयर जो है वो ट्रैप हो गया। ठीक है, एयर ट्रैपिंग हो गई हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर ट्रैपिंग लिख लेना, एयर ट्रैपिंग हो गई इन द एल्वियोलाई। उससे क्या हो गया, हमारा गैस एक्सचेंज जो है, गैस एक्सचेंज इम्प्रॉपर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये गैस एक्सचेंज या इम्प्रॉपर हो रहा है या आल्टर हो रहा है। ये होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में, इसमें जो ब्रोंकाई इफेक्ट होते हैं। एम्फाइसीमा की कंडीशन में हमारे पास एल्वियोलाई इफेक्ट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है समझ आई होगी। ठीक है, यहाँ तक देखना सर, आप करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सबसे पहली डिजीज जो है हमारे पास, जो हम सीओपीडी में पढ़ते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्रोंकाइटिस को होने में। ठीक है, ब्रोंकाइटिस यही होता है डेफिनेशन इसका, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई को टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए जो है ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को क्या होगा, कफ रहता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कफ विथ स्पूटम प्रोडक्शन। क्या होता है, पेशेंट को स्पूटम प्रोडक्शन भी होता है। जब कफ के साथ स्पूटम भी आता है, थूक भी आता है, ठीक है, बलगम आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कफ। क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ कह सकते हो, सीओपीडी में पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ रहता है। और ये कब तक रहता है, कहा जाता है 3 मंथ्स तक ही रहता है, 3 महीने तक रहता है। और ये जो है लगातार 2 सालों में होता रहता है, एक साल में 3 मंथ्स में, और दूसरे साल भी जो है 3 मंथ्स, मतलब कि कंटिन्यूसली 2 कंसेक्टिव ईयर्स में ये मिलता है, इन कंसेक्टिव 2 कंसेक्टिव ईयर्स। ठीक है, 2 सालों में ये लगातार रहता है, स्पूटम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव कफ मतलब। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, अब इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स के बारे में देखते हैं, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स, सबसे पहला होता है इसका स्मोकिंग। एक स्मोकिंग जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है। आपके पास अगर 100 पेशेंट्स आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पेशेंट्स में से 90% ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें क्या होगा, स्मोकिंग का रीज़न होगा। जिससे भी आप पूछोगे आपको अगर सीओपीडी है तो आप स्मोकिंग करते हैं, वो बोलेगा हाँ मैं स्मोकिंग करता हूँ, वो भी हेवी वाली। ठीक है, दूसरा होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास डस्ट आ गया, हमारे पास केमिकल फ्यूम्स आ गए। ठीक है, केमिकल फ्यूम्स आ गए हमारे पास, इंडस्ट्रियल स्मोक आ गया, है ना, इंडस्ट्रियल स्मोक आ गया। ठीक है, इन सब की इन्हेलेशन की वजह से जब पेशेंट इनको इन्हेल करता है, ये ब्रोंकाई में जाके वहाँ पे इरिटेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो कि लीड करता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को, अगर इसको ट्रीट नहीं किया। ठीक है, और होता है क्रोनिक इरिटेशन। ठीक है, क्रोनिक इरिटेशन जब किसी भी रिस्क फैक्टर का, जैसे कि डस्ट हो गया, केमिकल फ्यूम्स या इंडस्ट्रियल स्मोक या और कोई फैक्टर, स्मोकिंग हो गया। ठीक है, इनका जब कंटिन्यूअस इरिटेशन, ये जब कंटिन्यूअसली क्रोनिक इरिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई में। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन हो गई तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन हो जाती है म्यूकस की, जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कॉज होता है। ठीक है, ये होते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब देखना जरा एम्फाइसीमा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एम्फाइसीमा क्या होता है, मैंने कहा कि आपको ये जो है ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे एल्वियोलाई को। ठीक है, ये हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं उनमें जो है क्या होती है, एबनॉर्मल डिस्टेंशन होता है। क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्टेंशन होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ, एबनॉर्मल डिस्टेंशन किनका हो जाएगा, ईयर स्पेसेस का, किनका, ईयर स्पेसेस जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे लिटिल ईयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स में, इनमें क्या हो जाता है, एबनॉर्मल डिस्टेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है इनमें, एबनॉर्मल डिस्टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये एबनॉर्मल डिस्टेंशन जो होता है ये बियॉन्ड होता है। क्या होता है, बियॉन्ड दी हमारे जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, बियॉन्ड दी टर्मिनल, है ना, हम जो पढ़ते हैं बियॉन्ड दी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स,
ठीक है, बियॉन्ड दी टर्मिनल ब्रोंकियोल जो होते हैं हमारे पास, जैसे हम पहले पढ़ते हैं यहाँ पे हमारा ट्रैकिया आता है, वो लंग्स में जाके यहाँ पे डिवाइड करता है, ठीक है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन ये करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन ये टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंकियोल, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, देन जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल जो होते हैं। देखो ये जब यहाँ पे एल्वियोलाई को लीड करता है, ठीक है, यहाँ पे एल्वियोलाई होते हैं, जब ये डिस्टेंट हो जाएंगे ना, जब ये डिस्टेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिस्टेंट हो जाएंगे, ये इन्फ्लेट हो जाएंगे, हाइपर इन्फ्लेट हो जाएंगे, तो ये यहाँ भी जाते हैं, देखो कितना दूर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, देखो है ना, मतलब कौन अफेक्ट किया इन्होंने, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स को भी इन्होंने क्या किया, अफेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ आई, यहाँ तक आसान है ना। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा इसमें, ठीक है, मैंने क्या कहा, रुको एक सेकंड, यहाँ पे इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ ईयर स्पेसेस, जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो होते हैं हमारे पास, उनको भी अफेक्ट करते हैं, लीडिंग टू, उससे क्या होगा, हमारे जो एल्वियोलाई का जो वॉल होगा, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन, क्या होगा, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल। ठीक है, ठीक है, एल्वियोलर वॉल जो होगा उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास कॉज है इसका स्मोकिंग, ठीक है, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है, जो हमने पीछे भी पढ़ा, इसको कह सकते हैं एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर एम्फाइसीमा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, जो जिस बंदे में, जिस पर्सन में जो है बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होते होंगे, ठीक है, जिसको बार बार इन्फेक्शंस होते होंगे, उसको भी चांसेस होते हैं क्या, एम्फाइसीमा के होने के। ठीक है, जो कि ये इससे क्या होगा, जिसको ये बार बार इन्फेक्शंस होंगे, वो हमारे एल्वियोलर वॉल्स को डैमेज कर सकता है, वो इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एम्फाइसीमा जो है कॉज होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है इसका, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। क्या होती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, प्रीडिस्पोजिशन। इसमें क्या होगा, जेनेटिकली जिसको क्या होगा, इसमें क्या होगा कि किसी जो एक कोई भी पर्सन है, उसमें जब जेनेटिकली प्रॉब्लम होगी, मतलब उसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी, किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। क्या, एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, जो कि लंग्स को, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ये क्या होता है, एक प्रोटीन जो कि लंग्स असल में ये जो है लिवर इसको प्रोड्यूस करता है, जो कि लंग्स में क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, कोई भी इरिटेशन होगी, क्या होगी, कोई भी इरिटेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी, उससे इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एल्वियोलर वॉल जो है उनमें क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। इलास्टिसिटी जब नहीं होगी तो एल्वियोलर डैमेज होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है ना, ज़रा आपको पता लग गया ब्रोंकाइटिस क्या होता है, कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा क्या होते हैं। अब देखना, ये जो सीओपीडी है, नॉर्मल लंग्स में कैसे होते हैं फंक्शंस, और सीओपीडी में जो लंग्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होती है, थोड़ी सी डिफरेंस करते हैं ताकि आपको जो है ये अच्छे से याद रहे सीओपीडी की कंडीशन। ठीक है, देखो ये नॉर्मल लंग्स, इनमें क्या होगा, स्मूथ मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, कोई भी कंट्रैक्शन नहीं होगी, वो रिलैक्स होंगे और अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली कर रहे होंगे। ठीक है, ब्रोंकाई या फिर एयरवे जो है वो क्या होगी, वो नॉर्मल होगी। ठीक है, नॉर्मल होगी, उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, कोई भी जो है थिकनेस नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपरली अपनी फंक्शनिंग कर रही है, ईयर में जो है ईजी फ्लो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई क्या है, उनमें कोई भी डैमेज नहीं है, मतलब इंटैक्ट है, और इनकी प्रॉपर इलास्टिसिटी है और इलास्टिक है। क्या है, इलास्टिक है, प्रॉपर इलास्टिसिटी मेंटेन है, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर एक्सचेंज जो है वो प्रॉपरली हो पा रहा है, प्रॉपर एयर एक्सचेंज। ठीक है, प्रॉपर एयर एक्सचेंज जो है हो पा रहा है। अब देखना यहाँ पे, जिस बंदे में सीओपीडी होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गई, अब क्या होगा, सबसे पहली चीज़ स्मूथ मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्शन होगी यहाँ पे, या फिर टाइट हो जाएंगे, स्मूथ मसल जो है या कंट्रैक्ट होंगे, टाइट हो जाएंगे। ठीक है, और ब्रोंकाई या फिर एयरवे अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, एयरवे जो है वो नैरो हो जाएगी, वो थिक हो जाएगी, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और ये जो है नैरो हो जाएगी। ठीक है, नैरो हो जाएगी जो कि एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिसकी वजह से ही सीओपीडी को ऑब्स्ट्रक्शन कहा गया। ठीक है, थिक हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और वहाँ पे स्मूथ एयर फ्लो नहीं होगा, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एयर फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, समझ आई। एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलाई में क्या होगा, इसमें जो एल्वियोलर वॉल होता है, जो मैंने आपको कहा, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसकी जो इलास्टिसिटी जो है वो लूज़ हो जाएगी, वो अपनी इलास्टिसिटी खो देगा। इसकी वजह से क्या होगा, एल्वियोलाई क्या करेंगे, हाइपर इन्फ्लेट करेंगे, फूल जाएंगे, हाइपर इन्फ्लेट करेंगे, वो फैल जाएंगे। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एयर जो है ट्रैप हो जाएगा, एयर की ट्रैपिंग हो जाएगी इनसाइड द लंग्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्डर टू ब्रीथ। ठीक है, इट इज़ हार्डर टू ब्रीथ,
पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल लंग्स और ये हो गया लंग्स विद COPD। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया उसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।